अगर तू जानना चाहता है तो डेली नहा, अगर तू जानना चाहता है तो रोज ब्रश कर, अगर तू जानना चाहता है तो फ्रेंड बन जा। और ये सब कहकर मसाओ वहां से जाने लगता है। केंजी को मसाओ की कोई भी बात समझ नहीं आती, पर फिर वो उससे उस फ्रेंड के सिंबल के बारे में पूछता है, जिसको देखकर मसाओ कहता है, अगर तू यहाँ तक पहुँच गया है तो तू सिर्फ एक कदम ही फ्रेंड से दूर है। और मसाओ आर्मस्ट्रॉन्ग के सेंटेंस रिपीट करता है, इंसान के लिए एक छोटा कदम, पर इंसानियत के लिए एक बड़ी छलांग। और केंजी फिर से क्लूलेस रह जाता है, जिसके बाद हम केंजी को उसके सभी दोस्तों के साथ देखते हैं। और क्योंकि मोन-चान सिर्फ कुछ समय के लिए ही जापान आया था, अब उसके वापस जाने का समय आ चुका था। और फिर केंजी अपने सभी दोस्तों को वही सिंबल दिखाता है और बताता है कि उसे ये लेटर डोंकी ने भेजा था और ये किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल है। किसी को कुछ याद नहीं आता और वो लोग केंजी को भी सब कुछ भूलकर पार्टी करने कह रहे होते हैं। पर तभी उन्हें सीक्रेट हाइडआउट वर्ड से उनके बचपन की याद आ जाती है, जहां पर मैदान में उन्होंने एक सीक्रेट बेस बनाया था। वो उनका किला था, जहां पर वो रेडियो और मांगा से एंजॉय किया करते थे। और इन सब को याद करते करते मोन-चान को कुछ याद आता है और वो कहता है कि उन्होंने उस बेस में कुछ गाड़ा था। सभी कहने लगते हैं, पर उन्हें तो ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा है। पर मोन-चान कहता है, उसे पूरा यकीन है कि उन्होंने वहां कुछ छिपाया था और अगर उन्हें भरोसा ना हो तो वो सब अभी उसके साथ चले। जिसके बाद वो सभी अपनी उसी पुरानी जगह पर जाते हैं, जहां अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी थी। सारी जगह इतनी बदल चुकी थी कि उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा था। जिसके बाद फाइनली वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उनका सीक्रेट बेस हुआ करता था। पर किस्मत से जिस पेड़ के नीचे उन्होंने वो चीज गाड़ी थी, वो अभी भी वही था। सभी दोस्त पेड़ की हर तरफ खुदाई करने लगते हैं। क्रियोन कहता है कि ये किसी और की प्रॉपर्टी है, उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। केंजी कहता है, पर हमारा बेस यहाँ पहले से है। जिसके बाद हम केंजी की मॉम को देखते हैं, जो केंजी को कोसते हुए अखबार पढ़ रही थी, जिसमें एक फेमस रिलीजियस सेक्टर के फाउंडर को चाकू से मार दिया गया था। और हम उसी इंसिडेंट को देखते हैं जहां पर मसाओ एक नाइफ से उस आदमी को चाकू का इस्तेमाल करते हुए मार देता है और वो इसे प्योरिफिकेशन कहता है। मतलब फ्रेंड ने जिस आदमी की बात की थी वो इचिमोंजी था और प्योरिफिकेशन का काम मसाओ को दिया गया था। सीन फिर से केंजी और उसके दोस्तों की तरफ जाता है, जहां पर उन्हें उनका बरसों पहले गाड़ा गया सामान मिल चुका था और उस बॉक्स के ऊपर वही सेम फ्रेंड सिंबल था। और हम पास्ट में देखते हैं, जहां पर केंजी और उसके सभी दोस्तों को उनके सीक्रेट बेस से बाहर भगा दिया गया था, क्योंकि उस लैंड पर एक बॉलिंग एले बनने वाली थी। केंजी एक बॉक्स में सबको अपना अपना सामान रखने कहता है, ताकि जब वो लोग बड़े हो तो सभी अपने फ्यूचर सेल्फ्स को एक मैसेज दे सके। मोन-चान उस बॉक्स को खोलता है और वो जैसे ही अपना हाथ उस बॉक्स में डालता है, वो चीखते हुए पीछे कूद जाता है और हम देखते हैं कि उसमें से प्लास्टिक स्नेक और फ्रॉग बाहर निकलते हैं, जो कि क्रियोन ने बचपन में डाला था। मोन-चान क्रियोन की इस हरकत पर उसे डांटता है, पर उसके बाद वो दूसरी चीजें उस बॉक्स से बाहर निकालते हैं, जिसमें एडल्ट मैगजीन और एक अश्लील पोस्टर था। ये सब देखकर उन्हें अपने आप पर काफी शर्म आती है। केंजी को भी अपनी लेजर गन और लेजर रोबोट की ड्राइंग उस बॉक्स में से मिलती है, पर इन सब के बाद वो उसमें से एक कपड़ा बाहर निकालते हैं जिसमें फ्रेंड सिंबल बना हुआ था। और ये फ्लैग डोंकी ने बचपन में चांद पर अपने बेस के आगे लगाने के लिए बनाया था। सीन फ्रेंड की तरफ जाता है, जहां वो सभी को उनकी प्योरिफिकेशन इचिमोंजी की डेथ के बारे में बताता है, ये कहते हुए कि जो कोई भी गलत ज्ञान और बातों का प्रचार करेगा उसे इसी तरह से प्योरीफाई किया जाएगा। और यूनिवर्स अपने ट्रू फ्रेंड्स चूज करना शुरू कर चुका है। जिसके बाद फ्रेंड कहता है, समय आ चुका है बर्बादी और पुनर्जन्म का। जिसके बाद हम फ्रेंड के एक स्पेशल आदमी को देखते हैं, जो कुछ लोगों से पूछता है कि क्या काम कंप्लीट हो चुका है। वर्कर्स बताते हैं कि उन्हें बेहद खेद है देरी के लिए, जिस पर मानजो में कहता है, बस फ्रेंड खुश होना चाहिए। और जब मानजो में फ्रेंड शिप देखता है तो उसे यकीन था
कि फ्रेंड इससे पक्का खुश हो जाएगा। सीन अब केंजी और उसके दोस्तों की तरफ जाता है, जहां पर अब मोनचान वापस जा रहा था। सभी लोग उसे विदा करने के लिए एयरपोर्ट पर छोड़ने आते हैं और मोनचान को छोड़ने के बाद जब सभी वापस जा रहे थे, केंजी अपने दोस्तों से उसी बॉक्स के बारे में बात करता है कि पक्का ये बॉक्स काफी इम्पोर्टेंट है। पर उसके दोस्त बोलने लगते हैं कि आखिर वो अभी तक उसके पीछे क्यों पड़ा है, वो उसे भूल क्यों नहीं जाता। उसमें सिर्फ कचरा है जो उन्होंने बचपन में इसमें डाला था। पर केंजी सभी को सब कुछ बताता है कि कैसे ये सिंबल प्रोफेसर शिकीशिमा, मसाओ और डोंकी की डेथ से रिलेटेड है, और ये जो कोई भी कर रहा है वो इस सिंबल के बारे में जानता है और बचपन में उनके साथ ही था। जिसके बाद सभी दोस्त सोचने लगते हैं और मराओ बताता है उनके साथ ओचो और कोंची थे। पर तभी योशित्सु ने कहता है कि उनके साथ युकीजी भी तो थी, वही स्ट्रॉन्ग लड़की। और तभी केंजी जोरों से चिल्लाता है उसे एक स्निपिंग डॉग ने पिछवाड़े में काट लिया था। और हम देखते हैं युकीजी को, जो कि एक नार्क ऑफिसर थी। और इसके बाद हमें युकीजी की एक छोटी सी पास्ट स्टोरी दिखाई जाती है। यानबो और माबो, दो इविल ब्रदर्स जो हर किसी को परेशान करते थे। अगर उनसे कोई नहीं डरता था तो वो थी सिर्फ युकीजी। युकीजी हर बार यानबो और माबो को सबक सिखाती थी और अपने दोस्तों को भी प्रोटेक्ट किया करती थी। और अब युकीजी एक नार्क ऑफिसर बन चुकी थी, जो काम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और क्योंकि युकीजी बचपन से काफी स्ट्रांग रही है, वो पुलिस को हमेशा से सबक सिखाती रही है। बड़े होने पर भी उसने हाई स्कूल के 12 लड़कों को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया था। इसलिए सब बात करने लगते हैं कि युकीजी कैसे बिल्कुल भी नहीं बदली है, और अब तो वो एक प्रो रेसलर भी बन चुकी है। युकीजी चिल्ला चिल्ला कर कहे जा रही थी कि ये सब सिर्फ एक अफवाह है, और इन्हीं सब मामलों की वजह से युकीजी का हाथ रिलेशनशिप में कच्चा था। युकीजी सब कुछ भुला देना चाहती थी, पर शर्मिंदा होकर वो वहां से जाने लगती है। पर तभी केंजी युकीजी को रोकते हुए उसे फ्रेंड सिंबल दिखाता है और पूछता है कि क्या उसे ये याद है। युकीजी घूमती है, पर फिर सभी को गुड बाय बोलकर चली जाती है। केंजी को युकीजी के इस अजीब बिहेवियर को देखकर कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद हम डॉक्टर इचिहारा, जो कि एक वकील है, वो फ्रेंड के राइट हैंड इंशुमान जोमे से मिलने आई होती है, क्योंकि कई सारे पेरेंट्स ने इचिहारा से मदद मांगी थी, क्योंकि उन सभी के बच्चे फ्रेंड के समूह में शामिल हो चुके थे और उनसे दूर होते जा रहे थे। डॉक्टर इचिहारा मांजोमे से उनके ग्रुप का रियल नेम पूछती है। मांजोमे कहता है कि उनके ग्रुप को आखिर किसी नाम की जरूरत क्यों है, जिस पर इचिहारा कहती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्हें एक नाम की जरूरत है। जिसके बाद इचिहारा उनके लीडर फ्रेंड का रियल नेम पूछती है और मांजोमे कहता है कि फ्रेंड फ्रेंड है। और मांजोमे इन सभी कन्वर्सेशन के बीच में एक चम्मच को टेबल पर टैप कर रहा था। वो कहता है फ्रेंड के हाथों में फ्रेंडशिप है और उसी ने इसके बारे में सबसे पहले सोचा था और सिर्फ उसी को इसे इस्तेमाल करने की इजाजत है। मांजोमे ये सब कहकर वहां से जाने लगता है। डॉक्टर इचिहारा मांजोमे को रोकने की कोशिश करती है, पर मांजोमे नहीं रुकता और उसके जाने के बाद इचिहारा का पार्टनर कहने लगता है कि उसने शायद इस आदमी को पहले भी कहीं देखा है। और तभी उनकी नजर टेबल पर रखी चम्मचों पर जाती है, जो पूरी तरह से बेकार हो चुके थे। इसके बाद सीन केंजी के मिनी मार्ट पर जाता है, जहां पर युकीजी केंजी को बताती है कि उसे याद आ चुका है कि वो सिंबल किसने बनाया था। पर जब केंजी उस सिंबल के बारे में पूछता है तो युकीजी कहती है कि आखिर वो इस सिंबल के बारे में कैसे भूल सकता है, जब पूरा टाइम वो बचपन में सिर्फ दुनिया को बचाने की ही बात किया करता था। और युकीजी के पूछने पर कि क्या केंजी को सच में कुछ भी याद नहीं है और आखिर वो अब अचानक से इस सिंबल के बारे में क्यों जानना चाहता है, केंजी कहता है कि वो पहले सिर्फ एक बच्चा ही तो था। और केंजी बताता है कि डोंकी ने मरने से पहले उसे एक लेटर भेजा था, जिसमें उसने उससे इस सिंबल के बारे में पूछा था। युकीजी भी कहती है कि उसे डोंकी की डेथ के बारे में पता है और उसे भी यकीन नहीं होता कि वो सुसाइड कर सकता है। जिसके बाद युकीजी बताती है कि ये सिंबल ओचो ने ड्रॉ किया था और ये सिंबल का मतलब है फ्रेंडशिप। और तभी स्टोर में कुछ कस्टमर्स आते हैं, पर केंजी कन्वर्सेशन में बिजी होने के कारण उनको ग्रीट नहीं करता। और तभी एक दूसरा आदमी
जो कि केंजी का फ्रेंचाइज इंस्पेक्टर है, वो कस्टमर को ग्रीट करता है और केंजी को कहता है कि उसे अपने कस्टमर्स का ध्यान रखना चाहिए, जिस पर केंजी यस कहता है। जिसके बाद युकीजी केंजी को एक एड्रेस देती है और वहां से जाने लगती है। वो केंजी को उसकी दोस्त डॉक्टर इचिहारा से मिलने कहती है। वो उसे 2 बजे लोकेशन पर पहुंचने कहती है, जहां पर फ्रेंड्स के सारे विक्टिम इकट्ठा होने वाले थे। केंजी कहता है कि आखिर वो वहां क्या करेगा। युकीजी केंजी को बोलती है कि उसे जो कुछ भी पता है उसे वहां सब कुछ बस बताना है और वो लोग उसकी फ्रेंड तक पहुंचने में जरूर मदद करेंगे और वो यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि उसे वो सीरियस लग रहा है। केंजी के दिमाग में कई सवाल थे, पर युकीजी आखिर में ये कहकर निकल जाती है कि उसे यकीन है कि वो वहां जरूर आएगा। और फ्रेंचाइज इंस्पेक्टर केंजी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कि उसे उससे कुछ बात करनी है। जिसके बाद हम फिर से पास्ट की एक मेमोरी को देखते हैं, जहां पर युकीजी ने यानबो और माबो को बुरी तरह से पछाड़ दिया था और उसी वक्त यानबो और माबो ने युकीजी के सामने अपने कपड़े उतार दिए थे, ये कहते हुए कि युकीजी उन्हें फेंकने के लिए उनके कपड़ों और कॉलर्स का इस्तेमाल कर रही है। जिस पर युकीजी कहती है कि इसमें आखिर गलत ही क्या है। यानबो और माबो युकीजी को भी उसके कपड़े उतारने के लिए कहते हैं। युकीजी भी गुस्से में अपने कपड़े उतारने लगती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। जिसके बाद यानबो और माबो जबरदस्ती उसके कपड़े उतारने लगती हैं और तभी केंजी वहां युकीजी को बचाने के लिए आ जाता है। और हम देखते हैं कि युकीजी भी इसी बारे में सोच रही थी कि तभी उसकी दोस्त इचिहारा वहां आ जाती है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और इचिहारा युकीजी को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया करती है, ये कहते हुए कि उसकी मदद के बिना शायद वो ये कभी भी नहीं जान पाती कि ये मिस्टीरियस सिंबल उसके चाइल्डहुड फ्रेंड ने बनाया था। युकीजी पूछती है कि क्या उसे केंजी का कॉल आया था। इचिहारा कहती है कि उसे अभी तक तो कोई कॉल नहीं आया है, पर अगर केंजी आता है तो सच में ये उनके लिए काफी बड़ी मदद होगी। जिसके बाद इचिहारा उस रूम में चली जाती है जहां सभी बच्चों के पेरेंट्स मीटिंग में आए थे, जिनके बच्चे अब फ्रेंड के कल्ट में शामिल हो गए हैं। जिसके बाद युकीजी कहती है कि केंजी तुम आओगे ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम पहले आए थे। सीन केंजी की तरफ जाता है, जहां वो इंस्पेक्टर केंजी की क्लास ले रहा होता है कि कैसे सभी राइवल स्टोर्स उनसे अच्छी सेल्स लेके जा रहे हैं। जिसके बाद युकीजी याद करती है कि केंजी को पता था कि वो कमजोर है और वो यानबो और माबो के सामने नहीं टिक पाएगा, पर फिर भी वो लड़ा था। और जब मैं रो रही थी तो उसने कहा था कि युकीजी मत रो और हमारी फ्रेंड बनकर हमें इविल से लड़ने में मदद करो। और दूसरी तरफ केंजी कहता है, मैं अब वो केंजी नहीं रहा युकीजी, जैसे मैं पहले हुआ करता था। जिसके बाद सीन इंस्पेक्टर चाओसान की तरफ शिफ्ट होता है। और गाइस, अब यहाँ से स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज चाओसान के पोते शोई चैन का बर्थडे था और चोसान पूछता है कि आखिर उसे गिफ्ट में क्या चाहिए। जिस पर कोनो कुन, मे बी फादर ऑफ शोई चैन, कहता है उसे पीकाबू चाहिए, एक टॉय जो उस समय के बच्चों में काफी पॉपुलर था। और कुछ हंसी मजाक के बाद जब चोसान फोन रखने लगता है, तभी कोनो कुन चोसान को उनके साथ उनके घर पर रहने कहता है, क्योंकि चोसान एक हफ्ते बाद रिटायर होने वाले थे। पर चोसान मना कर देते हैं और हमें पता चलता है कि चोसान के उसकी बेटी के साथ रिलेशन कुछ खास अच्छे नहीं है। जिसके बाद चोसान फोन काट देता है और अपनी डेड वाइफ की फोटो को देखने लगता है। जिसके बाद अगले सीन में चोसान के हाथ में वही टॉय होता है और तभी उसकी मुलाकात यामासान, उसके जूनियर इंस्पेक्टर से होती है। जिसके बाद चोसान यामासान को अपने साथ कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए एक कॉफी शॉप में ले जाता है। कॉफी पीते हुए यामा चोसान को कहता है, एक हफ्ते बाद मैं आपकी चिल्लाने की आवाज नहीं सुन पाऊंगा। जिसके बाद चोसान कहता है, मैं भी इसी बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगले हफ्ते से तुम इस केस को संभालो। जिसके बाद यामा कहता है, वो शिकिशिमा का मिसिंग फैमिली केस। और फिर चोसान यामा-सान के केस के बारे में पूछता है, जिसमें कि प्रोफेसर शिकिशिमा का स्टूडेंट मारा गया था और उसके शरीर से सारा खून बाहर बह गया था। यामा बताता है कि उस केस से अब उनका कोई लेना देना नहीं है। जिस पर चोसान उसे ढंग से एक्सप्लेन करने कहता है और यामा बताता है कि हाँ, उसे याद है कि उसने कहा था कि शायद ये दोनों केस जुड़े हुए हैं।
पर रिपोर्ट में पता चला है कि उसको कोई डिसीज थी और ये वायरस अफ्रीका में पाया जाता है। और उन्हें ये भी पता चला था कि वो मरने से पहले ही अफ्रीका विजिट कर चुका था। और इसी वजह से मुझे लगता है ये दो डिफरेंट केसेस हैं। पर चो सान को ऐसा नहीं लगता। वो यामा सान को दो पिक्चर्स दिखाता है, एक जो कि शिकीशिमा के दरवाजे पर बनी थी और दूसरी जो कि शिकीशिमा के स्टूडेंट्स के टी शर्ट पर थी। यामा पूछता है कि आखिर इसका क्या मतलब है और चो सान यामा को फ्रेंड और इस सिंबल के बारे में बताता है कि कैसे उसे भी नहीं पता कि आखिर ये लोग क्या करना चाहते हैं। और इसी का पता लगाने के लिए वो एक थियोलॉजिस्ट के पास जाता है और थियोलॉजिस्ट बताता है कि जिन पैटर्न्स पर वो अभी रिसर्च कर रहा है वो ये नहीं बता सकता कि फ्रेंड एक रिलीजियस ग्रुप है या नहीं। पर उसने एक बात सुनी थी, एक अफवाह जहां फ्रेंड का ग्रुप और पियर्स हार्ट के लोगों में झगड़ा था। और हम उसी आदमी को देखते हैं जिसे मसाओ ने मारा था और फ्रेंड ने इसे प्योरिफिकेशन का नाम दिया था। और इसलिए चो सान पियर्स के हेडक्वार्टर में जाकर उस सिंबल के बारे में पूछता है और मैनेजर बताता है कि इस ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव फ्रेंड को उसके मास्टर जानते थे। और फिर मैनेजर चो सान को सारी बात बताता है कि उसके मास्टर के अकॉर्डिंग फ्रेंड एक गधा था और 17 साल पहले वो दोनों एक ही रिलीजियस ग्रुप में पढ़ते थे। पर फिर उसके मास्टर ने उस ग्रुप को छोड़ दिया क्योंकि वो अपनी खुद की ताकत से एक ग्रुप बनाना चाहते थे। और इतना सुनते ही चोसैन पूछते हैं कि क्या उसके मास्टर ने कभी उसे फ्रेंड का नाम बताया था। और मैनेजर कहता है हाँ। जिसके बाद चो सैन उसी ग्रुप के होम पर पहुंच जाता है जहां से 17 साल पहले पियर निकल गया था। और वहां से उसे उसके एड्रेस के बारे में पता चलता है जो कि अब सिर्फ एक वेयरहाउस बन चुका था। पर वो प्रोफेसर शिकीशिमा से काफी करीब था। जिसके बाद वो पास की शॉप में उस घर में रहने वाले आदमी के बारे में पूछता है और वहां से वो फ्रेंड के पुराने स्कूल में पहुंच जाता है। जिसके बाद चोसान उस स्कूल से उस समय की सारी ईयर बुक्स घर ले आते हैं और उन्हें अच्छे से देखने के बाद चो सान को उसमें एंदो केंजी का नाम भी दिखाई देता है और उसी के साथ था फ्रेंड। और जब वो एंदो केंजी का एड्रेस मैच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये वही मिनी मार्ट वाला केंजी था। और यहीं से चो सान को पता चला कि केंजी और फ्रेंड दोनों क्लासमेट्स थे। जिसके बाद चो सान सीधा केंजी से मिलने उसकी मार्ट जाते हैं। पर वो देखते हैं कि केंजी का कॉर्पोरेट मैनेजर केंजी की क्लास ले रहा होता है और केंजी चुपचाप से सारी बातें मान रहा था। चो सान दरवाजे से ही चले जाते हैं और केंजी से उस समय बात नहीं कर पाते। जिसके बाद यामा कहता है तो तुम केंजी से नहीं पूछ पाए और यही तक तुमने अभी इन्वेस्टिगेशन करी है। जिस पर चोसान बताने लगते हैं कि उसने फ्रेंड के टीचर से भी बात करी है। पर तभी कोनो कुन का फोन आता है। वो चो सान को उसके नाती के बर्थडे में जल्द से जल्द आने के लिए कहता है। जिस पर चो सान कहता है कि वो जल्द ही आ जाएगा और वो फोन काट देता है। जिसके बाद चो सान बताते हैं कि आज उनके नाती का बर्थडे है। जिस पर यमा कहता है तो ये गिफ्ट तुम अपने नाती के लिए खरीद कर लाए हो। पर तभी चो सान कहते हैं कि शायद वो पार्टी में ना जाए। जिस पर जब यमा कारण पूछता है तो चोसान बताते हैं कि उसका उसकी बेटी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है। जिसके बाद चोसान बताते हैं कि स्पोर्ट्स डे के दौरान मैंने अपनी बेटी से प्रॉमिस किया था कि मैं उसे वहां देखने आऊंगा, पर मैं 2 घंटे लेट हो गया और उसकी शादी के वक्त जब मुझे उसके साथ होना चाहिए था मैं 3 घंटे लेट पहुंचा और सारी रस्म किसी और रिलेटिव को करनी पड़ी। और इतना ही नहीं, जब मेरी वाइफ अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी मैं 4 घंटे लेट पहुंचा। और उस दिन के बाद से युमिको ने मुझसे दोबारा कभी भी बात नहीं करी। और फिर कुछ देर की खामोशी के बाद चो सान अपने आप को वर्थलेस और बेवकूफ कहते हैं। जिसके बाद चो सान यामा को ये केस संभालने कहते हैं क्योंकि शायद ये केस काफी बदतर मोड़ ले सकता है या फिर शायद ये मामला बदतर हो चुका है। जिसके बाद चो सान यामा को बताते हैं कि जब मैंने केंजी और फ्रेंड को पढ़ाने वाले टीचर से बात करी तो उन्होंने मुझे बताया कि उस समय क्लास 7 का उन्हें सिर्फ एक ही इंसिडेंट याद है, स्पून बेंडिंग इंसिडेंट, जहां लंच टाइम के दौरान सारे चम्मच मरोड़ दिए गए थे। जिस पर चोसैन के पूछने पर कि आखिर वो सब किसने किया, तभी फोन की रिंग बजती है और फोन पर यूमिको थी। यूमिको
पार्टी में आने के लिए कहती है, जिस पर जब चोसान पूछते हैं कि क्या वो श्योर है, यूमिको कहती है कि अगर आप सिर्फ 1 घंटा ही लेट होते हो तो मैं आपको माफ कर दूंगी, जल्दी आना। और चोसान रोते हुए कहता है कि वो जरूर आएगा। और फोन कट होते ही यामा केस की बुक बंद करते हुए जल्दी से चोसान को पार्टी में जाने कहता है। वो कहता है कि आखिर वो किस चीज का वेट कर रहा है, उसे जल्दी से अपने नाती को देखने जाना चाहिए और अब से केस की जिम्मेदारी उसकी है। और चोसान यामा को थैंक्स बोलते हुए वहां से जाने लगते हैं, पर उसे अभी भी केस की चिंता थी। तो यामा चोसान के पीछे हाथ मारते हुए उसे टेंशन फ्री होने कहता है। दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हैं और चोसान गिफ्ट लेके निकल जाता है। पर तभी हम यामा की आवाज सुनते हैं। वो कहता है, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से काफी परेशानी हुई, पर वो आदमी कुछ ज्यादा ही जान चुका था। अगर मैं फ्रेंड से पहले मिला होता तो ये सब नहीं होता। और हाँ, मैंने उसे प्योरीफाई कर दिया है। और हम देखते हैं कि चोसान की गर्दन पर एक छेद था और चोसान के उनके गर्दन पर हाथ रखते ही वहां से बहुत सारा खून निकलता है और देखते ही देखते चोसान के मुंह और नाक से भी खून बहने लगता है और वो वहीं गिर जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यामा फ्रेंड के समूह का हिस्सा होता है। और इन सब के बाद हम अगले दिन न्यूज़पेपर में खबर देखते हैं कि डिटेक्टिव चोसान, जो कि 1 हफ्ते बाद रिटायर होने वाला था, उसके पूरे शरीर से सारा खून बह गया और वो मारा गया। और गाइस, यामा सान ने चोसान के पीछे जब हाथ मारा था, उसने तभी ये वायरस चोसान के अंदर इंजेक्ट कर दिया था। जिसके बाद हम आखिर में केंजी को देखते हैं, जिसकी दुकान पर कोई कस्टमर आता है। और गाइस, इस कहानी पार्ट में हमने इस कहानी के लगभग 5 से 6 एपिसोड्स कवर कर दिए हैं और अब यहाँ से कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। तो इसके आगे के पार्ट्स देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।